एक जो बर्निंग क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आजकल हाउसिंग की ओवरऑल सिचुएशन क्या है? क्योंकि बहुत अजीबो-गरीब बातें भी सुनने को मिल रही हैं। बायर्स के लिए भी और सेलर्स के भी आया ये बायर्स मार्केट है, ये क्या हो रहा है? क्या ये एक बबल था जो बर्स्ट हो गया है? हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं द कैनेडियन जर्नी विद मियां सुमैर, पावर्ड बाय वॉइसेस ऑफ ग्लो, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं इमिग्रेशन स्टोरीज, सेटलमेंट जर्नीज और प्रो टिप्स, ताकि आपके इमिग्रेशन जर्नी को आसान बनाया जा सके। आज का एपिसोड मेरे लिए भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं बरसों से जानता हूं, जनाब आमिर अख्तर साहब। आमिर भाई से मुलाकात चंद साल पहले एक टीवी प्लेटफॉर्म पर हुई और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। आमिर भाई पेशे के लिहाज से रियल्टर हैं, लेकिन हकीकत में वो कई किरदार निभाते हैं। आप एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, गुलकारी का शगफ भी रखते हैं, फोटोग्राफर भी हैं और एक फिक्री आवाज़। आज हम इनके तारुफ से आगे जाकर बात करेंगे, जो कि इनके इमिग्रेशन के जर्नी के ऊपर, इनकी सेटलमेंट स्टोरी के ऊपर और कैरियर में जो तब्दीलियां आई उनके ऊपर। और ऑफ कोर्स हम इनसे कनाडा की हाउसिंग मार्केट की हकीकतों के ऊपर भी बात करेंगे और न्यू कमर्स के लिए ये क्या प्रैक्टिकल उनको एडवाइस देंगे, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आया उन्हें मार्केट में घर खरीदना चाहिए या उन्हें स्टार्ट में रेंट पर रहना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का। तो मैं व्यूअर्स और सुनने वालों को यही कहूँगा कि स्टे टिल द एंड। हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। भाई, शो में और पॉडकास्ट में खुशामदीद। कैसे हैं आप? एंड थैंक जी, यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम गुड एंड थैंक यू वेरी मच समीर भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। चलें, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने का। और ये जो हमने एक छोटी सी काविश शुरू की है न्यू कमर्स और इमिग्रेंट्स को गाइड करने की, ताकि वो क्विकली कनेडियन सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो सकें, आप उसका हिस्सा बने, तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चलें हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सेगमेंट के पहले हिस्से की तरफ चलें, जो कि इमिग्रेशन के ऊपर है, तो जैसा कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं और मुझे पता है कि आप भी यूएई से मूव हुए और बल्कि गल्फ़ में आपने बहुत सा टाइम गुज़ारा। तो अपने करियर की एक पीक के ऊपर उसको छोड़ना और फिर कनाडा का इंतख़ाब करना, तो इसके क्या अवामल थे? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें आप। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। समीर भाई थोड़ा-सा अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ कि मेरा जो थ्रू आउट करियर रहा 28 इयर्स का, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर रहा, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल एक स्क्रैच से, एक जूनियर पोज़ीशन से मूव अप होके एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक अटेन किया। और इसमें 20 इयर्स का इसमें समझिए कि लगभग 8 साल जो मेरे थे पाकिस्तान में थे। आई बिलॉन्ग टू द सिटी ऑफ कराची। और उसके बाद फिर मैं मूव कर गया मिडल ईस्ट में, जहाँ पे मैंने रिमेनिंग जो 20 इयर्स हैं वो वहाँ पे इंश्योरेंस में ही गुज़ारे, जिसमें शुरू में मैं सऊदी अरब में रहा, उसके बाद मैं बहरीन मूव कर गया और फाइनली मैं यूएई के अंदर रहा। तो ये बड़ा एक सैटिस्फैक्शन एक थी प्रोफ़ेशनली, कि जिसका आप अपनी करियर के अंदर अचीव कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो एक तरह से ये आपको एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी देता है। तो उसमें ये फीलिंग भी आती है कि शायद आप जो कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में आप यही करेंगे और इसी के अंदर आप सैटिस्फाई हैं। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम जब हम मिडल ईस्ट में रह रहे होते हैं, तो अगरचे मिडल ईस्ट आपको एक बहुत अच्छी लाइफ़ ऑफ़र करता है, एक क्वालिटी लाइफ़ ऑफ़र करता है, ना सिर्फ़ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी। लेकिन उसका एक थोड़ा-सा फ्लिप साइड ये है कि वहाँ आप एज़ ए गेस्ट रह रहे होते हैं। ये आपका परमानेंट घर नहीं होता। हाँ, एक दिन आता है कि आपको यहाँ से बाहर निकलना होता है, आपको वो कंट्री छोड़ देनी होती है। अब वो चाहे आप जॉब खत्म करके छोड़ें या किसी और सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो वहाँ पे फिर ये ख़्याल पैदा हुआ कि अब चूँकि बच्चे भी वहाँ पे ब्रॉट अप हुए हुए होते हैं और उस
वे ऑफ लाइफ के आदी हो चुके होते हैं, तो हमें इक्वल या उससे बेटर लाइफ क्वालिटी चाहिए होती है। तो देन आई एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड कि हम लोग को कनाडा मूव होना चाहिए। ओके। और स्पेशली मेरे ख्याल में आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वन ऑफ दोज रीजंस, मतलब अब हम तो खैर ख्वाह हैं हर किसी के लिए ही कि सबके लिए आसानियां हों और तरक्की के जो मौके हैं वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन करंट सर्कमस्टांसिस भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अगर ये डिसीजन ले लिया या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी मूव हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड व्यूअर्स और सुनने वालों को ये भी हम थोड़ा-सा गाइड करें, बताते चलें कि जब आप किसी नए कंट्री के अंदर जाते हैं, तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आपके लिए हर चीज़ रेडी पड़ी हुई होती है और आपने जस्ट आके बस स्टार्ट कर देना होता है। तो आपको कितने कितने क ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस हुए जब आप फाइनली चलें कनाडा आ गए, आपने प्लान किया था, और फिर उसके बाद कौन से वो इमीडिएट चैलेंजेस थे और किस तरह आपने उनके ऊपर ओवरकम किया? देखिए समीर भाई, जनरली स्पीकिंग यहाँ चैलेंजेस तो दरपेश होते ही हैं, जिसमें 2-3 जो बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कल्चरल शॉक। क्योंकि आप एक बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, डिफरेंट कंट्री के अंदर, क्योंकि हम वी बिलॉन्ग टू साउथ एशिया, और जब हम मिडल ईस्ट में रहे थे तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोगों की थी, वो साउथ एशिया की ही थी। तो यहाँ पे एंटायरली आपको एक डिफरेंट एक कल्चर के साथ वास्ता पड़ता है। इसके बाद फिर आपकी जॉब के चैलेंजेस भी हैं, घर के चैलेंजेस भी हैं। तो इस तरह के 3-4 इमीडिएट चैलेंजेस जो हैं, वो किसी भी न्यू कमर को दरपेश होते हैं। शायद मेरी कहानी थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो, और एक मेरी मैं शायद उस पॉपुलेशन सेगमेंट से बिलॉन्ग करता हूँ कि जिन्होंने कुछ सेटिंग अपनी की हुई थी पहले से, क्योंकि मैं एक बड़ी एज में आकर के एक मैच्योर एज के अंदर आज आके मूव किया हूँ। उस वक़्त मूव किया हूँ जब मैं ऑलरेडी एक सीनियर मैनेजमेंट पोज़ीशन को कॉर्पोरेट लेवल पे एन्जॉय कर रहा था। तो इकोनॉमिकली मैं कुछ मैं कहता हूँ कि सेविंग्स कर पाया। तो मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ ऐसे थे कि मुझे वो चैलेंजेस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो इतने बड़े चैलेंजेस लगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने मूव किया तो उसके 3 हफ्ते के बाद मैंने अपना घर खरीद लिया। तो वो जो रेंट पे मैं रहा हूँ वो 3 वीक्स ही रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से जॉब का ये सिलसिला हुआ कि मुझे 6 महीने या 6 से 8 महीने वेट करना पड़ा, और बिल आखिर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, जो कि मेरा प्रोफ़ेशन ही था, उससे मैं कनेक्ट हो गया। ये मैंने बहुत जल्दी में बातें बता दी हैं आपको, लेकिन मैं थोड़ा-सा दोबारा पीछे जाता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हो सकता है कि मेरी स्टोरी से कुछ ऐसे लोग भी रिलेट कर लें कि जो सिमिलर पोजीशन के अंदर इस वक़्त हों, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या यूएई के अंदर हैं। अ, मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो हमें 5 साल का पीआर मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। जी, जी। उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि उसमें 2 साल, जस्ट टू गेट योर पीआर रिन्यूड, उसके 2 साल आपको एज़ ए रेज़िडेंट यहाँ पे रहना ज़रूरी है। जिसका दूसरा मतलब हमने ये निकाला कि 3 साल आपके हाथ में होते हैं कि आप कनाडा से बाहर रह सकते हैं इससे। तो मैंने फिर यही प्लानिंग की है। 2010 में मैंने यहाँ पे लैंडिंग कर दी। वी कलेक्टेड आवर पीआर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, और उसके बाद मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी अपनी अबू धाबी में, और हमने वापस चले गए अबू धाबी, और फिर कॉन्स्टेंटली हम लोग 3 साल अबू धाबी में ही रहे, व्हाइल वी वर ऑन पीआर। उस 3 साल का मुझे एक जो विंडो मिली, उसमें मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली कि टारगेट सेट कर लिए, इन्फॉर्मेशन मैं ले ली कनाडा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे अकाउंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्ट हो चुका था, मैं अकाउंटेंट के साथ, जो कि ज़रूरी होता है, और उसके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने कुछ पैसे इतने बचा लिए कि वो जो कहते हैं ना कि घर लेने के लिए आपको डाउन पेमेंट चाहिए होती है। तो वो मैंने बहरहाल एक कलेक्ट कर लिया, और जब हम यहाँ आए तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 हफ्ते के बाद ही मैंने अपने घर में मूव हो गया मैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। जॉब मार्केट के लिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक नई मार्केट थी हमारे लिए,
हमें ये नहीं पता था कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के लिहाज़ से जो आपके रिज़्यूमे है वो कैसे सेट किए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, जो हर जगह ही यहाँ पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। ज़्यादातर वो स्कूल्स के अंदर होते हैं। तो एक को-ऑप प्रोग्राम कहते हैं या ब्रिजिंग प्रोग्राम कहते हैं उसको। तो मैंने वो ब्रिजिंग प्रोग्राम जो है वो जॉइन कर लिया, बिल्कुल आने के मेरे ख़्याल है 1 हफ़्ते के बाद। उसका उसके मुझे 2 बहुत बड़े-बड़े एडवांटेजेस दिए। एक डायरेक्ट एडवांटेज तो ये था कि वहाँ बैठ के उन्होंने हमें ये बताया कि कैनेडियन स्टाइल के रिज़्यूमे कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या होती है। तो ये कि सॉफ्ट स्किल आपकी कैसे देखती हैं और हार्ड स्किल्स आपकी वो कैसे रिव्यू करते हैं। हमें सॉफ्ट स्किल के बारे में ज़िंदगी में कभी भी नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो उसकी उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी एंड फिर कोल्ड कॉलिंग है, इसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ हैं। तो वो 3 महीने का जो एक ब्रिजिंग एक प्रोग्राम था, उसमें हमें इस तरीके से उन्होंने तैयार कर दिया कि अब वो नई मार्केट हमारे लिए नई रही नहीं। और जब हमने अप्लाई करना शुरू किया जॉब के लिए, अच्छा वो एक काम और भी करते हैं कि आपको बाद दफ़ा एम्प्लॉयर के साथ लिंक भी करवा देते हैं, बिल्कुल, नंबर बिल्कुल। 1। और नंबर 2, बाज़ दफ़ा वो आपको कॉप यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी भेज देते हैं। तो वो एक तरह से 2-3 4 महीने आप एम्प्लॉयी होते हैं उनको। आप यू गेट अ वेरी मिनिमम वेज एक्चुअली, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो कहते हैं हम कैनेडियन एक्सपीरियंस, वो आप जी, गेन कर लेते हैं वो 3 से 6 महीने के पीरियड के अंदर। और उसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि अगर आप अच्छी एफिशिएंसी दिखाते हैं, तो आपको वही कंपनी परमानेंटली हायर कर लेगी। हायर कर तो लेती है। ये मैं समझता हूँ कि एक न्यू कमर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एक एक तरीका है। मैं हैरान हो गया कि बहुत से बल्कि मेजॉरिटी न्यू कमर्स को इन कॉप प्रोग्रामों के बारे में या ब्रिजिंग प्रोग्रामों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अच्छा, साइड पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि एक और यहाँ पे कोर्स किया जाता है, वो ब्रिजिंग कोर्स का ही एक हिस्सा होता है कि जैसे स्पाउस है और उनकी इंग्लिश जो है वो इतनी प्रूफ नहीं है या कैनेडियन स्टैंडर्ड की नहीं है, तो उनके लिए भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़ जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं और वो भी गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। तो मेरी वाइफ़ ने बहरहाल वो कोर्स अटेंड किया। अच्छा, हम दोनों को अपनी-अपनी जगह जो इसका साइड का एडवांटेज मिला वो ये मिला कि एक नई कंट्री में जहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार नहीं होते, दोस्त अज़ीज़ नहीं होते, आप तहे-तन्हा होते हैं, तो ऐसे स्कूल्स में जाके आप इंटरेक्ट करते हैं अपने जैसे लोगों के साथ और फिर आखिर आप वहाँ पे दोस्त बना लेते हैं। और वो दोस्त ऐसे बनते हैं कि जो आपके परमानेंट दोस्त होते हैं और आगे तक चलते हैं। मेरे जो कॉप के अंदर मेरा ग्रुप था, उन ग्रुप के साथ अभी तक मेरा एक राब्ता है और हम महीने में 1 बार कहीं कॉफ़ी शॉप पे बैठते हैं और गुफ्त-ओ-शनीद करते हैं। बिल्कुल, नेटवर्किंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। असल में आपने काफ़ी सारी प्रो टिप्स जो है ना वो ऑलरेडी दे दी व्यूअर्स को। एक तो आपने इमिग्रेशन जर्नी के अंदर ये भी बताया कि जब आपको पीआर मिल जाता है, और ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी कि 5 साल के अरसे में आप 3 साल बाहर रह सकते हैं और मिनिमम 2 इयर्स आपने मेंटेन करने हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन जो है। तो ये एक अच्छी टिप है कि जो लोग गल्फ कंट्री से या इवन कहीं से भी वो आना चाहते हैं और अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और वो सिर्फ आके देखना चाहते हैं जस्ट टू टेस्ट द वाटर, और फिर वो कुछ सेविंग्स करके दोबारा आ सकते हैं और क्विकली इंटीग्रेट हो सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी टिप आपने दी। दूसरा, आपने सेटलमेंट के हवाले से कुछ बातें की। हम इसके ऊपर और डिटेल में अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर भी आपके साथ बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उस जर्नी को आसान किया जाता है। बिफोर वी कंक्लूड ये इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ एक क्विक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि कनाडा ही क्यों? देखें, ऑस्ट्रेलिया भी तो ऑफ़र करता है आपको इमिग्रेशन, न्यूज़ीलैंड भी ऑफ़र करता है। तो कनाडा तो बड़ा सर्द कंट्री है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि ठंड बड़ी पड़ती है, तो क्या वजूहात थी कि फिर आपने उन दोनों को छोड़कर कनाडा का इंतखाब किया? एक तो ये कि जब हम वहाँ पे मिडल ईस्ट में थे तो उस दौरान में कई लोगों ने कनाडा की तरफ मूव किया, तो वो एक ऑटोमेटिकली आप ट्रेंड बन गया। सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं कि यार लोग चूँकि कनाडा जा रहे हैं तो चलें कनाडा ही चलते हैं। लेकिन मैंने उस ज़माने में
आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 2008 2009 के उस ज़माने में मैंने इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो उस वक़्त 3 कंट्रीज़ थी जो ऑफ़र कर रही थी। एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड भी उस ज़माने में काफ़ी लोग जा रहे थे और तीसरा था कनाडा। और मैं इवन जो कंसल्टेंट होते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उनके साथ भी बैठा, उनके साथ भी काफ़ी टाइम गुज़ारा मैंने। लेकिन फाइनली जो मुझे इम्प्रेशन पड़ा, वो ये कि उस ज़माने के में भी और शायद आज के ज़माने में भी, जो कैनेडियन इमिग्रेशन है, वो रिलेटिवली स्मूथर है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा ईज़ी है। ऑब्वियसली वो स्टेप्स तो आपको पूरे करने ही पड़ते हैं, क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया है, उससे तो आपको गुज़रना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि ये मुझे थोड़ा-सा आसान नज़र आया। तो इस वजह से मैंने कनाडा को चूज़ किया और बाकी रही बात कि जी बड़ा ठंडा मुल्क है, तो यस ये बात बिल्कुल ज़हन में थी। लेकिन बात मैं इसको थोड़ा-सा रिवर्स कर देता हूँ कि हम जब मिडल ईस्ट में रहते थे, तो 50 डिग्रीज़ टेम्परेचर वहाँ पे होता था, इस कदर गर्मी होती थी। और बैक होम हमारे फैमिलीज़, रिलेटिव्स हमसे पूछा करते थे कि भाई इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं? तो मेरा जवाब यही होता था और ये मेरे ख़्याल जितने व्हाइट कॉलर जॉब लोग करते हैं शायद उनके लिए है कि ये बताइए कि हम उस गर्मी से कितनी देर एक्सपोज़ होते हैं? अपने घर के दरवाजे से लेके गाड़ी के दरवाजे तक और गाड़ी के दरवाजे से लेके ऑफ़िस के दरवाजे तक। तो बस इतना ही हमारा एक्सपोज़र है। तो अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो वही मेरे रिलेटिव यही सवाल बदल के करते हैं कि भाई वहाँ तो बड़ी बर्फ पड़ती है, वहाँ तो -20 बल्कि एक बार तो -41 भी मैंने देखा और बाहर निकला था कि इतना शदीद फ्रीज़िंग टेम्परेचर होता है। तो आप कैसे गुज़ारा कर लेते हैं? तो मेरा एग्ज़ैक्टली जवाब वही होता है, सिर्फ़ थोड़ा-सा वो ज्योग्राफ़ी बदल जाती है कि बिल्कुल, जी हम बिल्कुल। एक्सपोज़ ही कितने होते हैं कि ठंडी। घर से गाड़ी का एग्ज़ैक्टली। दरवाज़ा और गाड़ी के दरवाजे से ऑफ़िस का दरवाज़ा, दैट्स इट। बिल्कुल, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस, तो उस हिसाब जी। से आप अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। आपकी जो है वो हैबिट्स भी बन जाती हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये था हमारा सेगमेंट आपके इमिग्रेशन जर्नी के ऊपर। तो हमने इसमें कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस कर लीं, लेकिन हमारा अगला सेगमेंट ही सेटलमेंट के ऊपर है। तो उसमें कुछ डिटेल से हम बात कर लेते हैं कि जब आप कनाडा मूव होते हैं एज़ न्यूकमर, तो पहले जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी न्यूकमर की जर्नी के अंदर और इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि उसमें आपने बैंक अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, हेल्थ कार्ड अप्लाई करना होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना होता है और ऑफ कोर्स हाउसिंग से रिलेटेड तो चीज़ें होती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जॉब ढूँढने की भी एक स्ट्रेस होती है कि जल्दी से जल्दी आप कोई ना कोई जॉब जो है वो हासिल करें। तो आप एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपने थोड़ा-सा बताया कि आपको हेल्प हुई थोड़ी-सी इन टर्म्स ऑफ योर सेटलमेंट कि जो आपने प्रोग्राम जॉइन किया। तो अदर दैन दैट जो है वो पहली जो जॉब थी वो कितनी मुश्किल थी और क्या-क्या चैलेंजेस आपको पेश आए? जी बिल्कुल। तो मैंने पहले 3 महीने तो वही जो कॉप या ब्रिजिंग प्रोग्राम था मैंने वही अटेंड किया और उसके बाद हम इस काबिल हो गए कि यहाँ के स्टैंडर्ड के लिहाज से या जो यहाँ के एम्प्लॉयर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके लिहाज से अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकें। तो ये तैयारी तो हमारी 3 महीने के अंदर होगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अब बात थी अमली कदम उठाने की। तो उसके अंदर फिर वही है कि यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं और जो कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल वो वर्ल्ड क्लास हैं। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो गूगल करेंगे तो बेशुमार है। तो मैंने उनके थ्रू थ्रू अपना जो रिज़्यूमे थे वो मूव किया और हुआ यही असल में। मैंने डायरेक्ट भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मुझे जो कॉल आई, वो उन्हीं वन ऑफ द एजेंसी से ही आई और उनके थ्रू फिर मुझे बट ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लैंड होने के कोई 8 महीने के बाद। तो यानी इतना अरसा मुझे लग गया इधर-उधर अप्लाई करने और उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है कि पहले तो इंटरव्यू जो एजेंसी थी, उन्होंने ही मेरा लिया। उसके बाद जब वो मुतमईन हो गए, तो उसके बाद फिर मुझे इंटरव्यू के लिए आगे एम्प्लॉयर के पास भेजा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ की जो सेकंड टॉप जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसकी।
तो उनके हेड ऑफ़िस में मेरा इंटरव्यू था और बिलाख़िर उन्होंने मुझे हायर कर लिया और मेरी चूँकि स्पेशलाइज़ेशन जो थी इंश्योरेंस में, वो री-इंश्योरेंस थी। तो मुझे उनका जो रिस्क शेयरिंग पूल है, उसको हैंडल करने की एक जॉब मिल गई और वो मैंने फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो पहली जॉब थी और मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली वो। अ, अच्छा, अब सवाल ये है कि वो जो 3 महीने का कॉप किया और 8वें महीने में जाके मुझे ये जॉब मिली, तो वो बीच का जो गैप है, वो तो बिल्कुल मैं फ़ारिग हूँ, सिर्फ़ मैं यही कर रहा हूँ कि रेज़्यूमे मैं भेज रहा हूँ इधर-उधर। तो एक चीज़ मैंने और की, मुझे ये मालूम था कॉप कोर्स अटेंड करके कि यहाँ पे वॉलंटियर करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है वो वेट देते हैं। आपके रिज़्यूमे के अंदर अगर लास्ट में आके जहाँ-जहाँ आपने वॉलंटियर किया हुआ है, अगर वो आपकी डिटेल दे दी, तो वो समझे कि वो 2, 3, 4 स्टार बन जाते हैं आपके रिज़्यूमे के ऊपर। तो चूँकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक था, तो उस रेफ़रेंस से मैंने कुछ वर्ल्ड क्लास ऑर्गनाइज़ेशन थी, यूएनओ के अंडर में कुछ 1-2 काम कर रही थी, तो उनके लिए मैंने वॉलंटियर किया फ़ोटोग्राफ़ी वर्क। तो उनसे मैंने सर्टिफ़िकेट लिया। फिर 2-4 और इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन थी जो कहीं एग्ज़िबिशन लगानी थी, तो वहाँ जाके मैंने वॉलंटियर किया उनके लिए। तो वॉलंटियर मैंने उन्हीं फ़ील्ड में किया जिनका मुझे शौक भी है, जो मेरी हॉबीज़ भी हैं, तो ताकि मैं एन्जॉय भी कर सकूँ उसको। बिल्कुल। तो वो वॉलंटियर वर्क जो था वो मेरे इस लिहाज से भी काम आया कि मैं प्रैक्टिकली जो कैनेडियन सोसाइटी है, कैनेडियन माशरा है, उसके अंदर मूव करना मुझे आ गया। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो एक आम कैनेडियन है वो बात कैसे करता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है। तो ये चीज़ और यही वो चीज़ है कि व्हाई द एम्प्लॉयर वांट टू सी अ वॉलंटियर वर्क ऑन योर सीवी, क्योंकि उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि ये शख्स जो कि बिल्कुल रॉ आया है, इसको जो कैनेडियन नॉर्म्स हैं, कैनेडियन स्टैंडर्ड हैं, कैनेडियन वे ऑफ लाइफ है, उससे इसको कुछ शुद्ध-बुद्ध हो गई है, उसको नो हाउ हो गई है। तो इसलिए वो मुतमईन हो जाता है ये देख के। तो बहरहाल बिल्कुल। वो जॉब मुझे मिली और फिर जॉब मैंने रेगुलर जो है वो 9 टू 5 जो जॉब है वो वहाँ पे फिर कंटिन्यू कर ली मैंने। बिल्कुल। ये यहाँ भी आपने काफ़ी सारी प्रो टिप्स जो हैं वो हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए शेयर की। और इसमें मैं एक सिर्फ़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ कि आपका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस डिफरेंट था इन अ सेंस कि आप अपने साथ सेविंग्स लेकर आए कि जिन्होंने आपको बैकअप दिया और सपोर्ट किया कि आप 7-8 महीने का अरसा आपने गुज़ारा। तो वो लोग जो इतनी सेविंग्स नहीं लेके आ पाते, फिर उन्हें सर्वाइवल जॉब की तरफ भी जाना होता है या कुछ भी। तो उसमें जैसे कि आजकल एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है, लोग उबर भी कर लेते हैं और सिक्योरिटी की जॉब्स हैं या कोई भी जो स्टार्टअप जॉब है, जिसको हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान। तो आपका फ़ोकस जो था वो लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर ही था, जो कि सक्सेसफुल रहा और आप इवेंचुअली अपनी फ़ील्ड में चले गए। क्योंकि सम टाइम न्यू कमर्स जब यहाँ आ जाते हैं तो थोड़े साइड ट्रैक भी हो जाते हैं, कि एक जॉब ना मिलने की जो वो स्ट्रेस होती है ना, उसकी वजह से वो फिर साइड ट्रैक भी हो जाते हैं और वो किसी और चीज़ के अंदर चले जाते हैं। बट आपकी ये जर्नी बड़ी अच्छी रही और आपने प्रो टिप भी दी कि लगे रहें, जो कनेडियन वर्क प्लेस से रिलेटेड और कल्चरल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, आप ब्रिजिंग प्रोग्राम लें, कोर्सेज़ करें। जैसे कि एक अचीव एक बड़ा अदारा है जो कि मिसिसागा ब्रैम्पटन में, जीटीए में, इसी तरह वुड ग्रीन टोरंटो में है, कोस्टी है, टीएनजी है, टियानो है। तो ये मैं नाम सिर्फ ले रहा हूँ न्यू कमर्स के लिए कि ताकि उन्हें उन्हें पता चल जाए और बाकी वो गूगल करके खुद ही आप आगे देख लें। तो ये सारे आपको ये वाली जो सेटलमेंट सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज़ हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके न्यू कमर जर्नी को जो है वो आसान बनाया जा सके। तो आमिर भाई, जैसे कि हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और आपने 2 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा मिडल ईस्ट के अंदर गुज़ारा। तो उसमें जब हम जॉब लेने जाते हैं, तो उसमें कोई आपको कोई चेंजेज़ नज़र आईं कि जैसे हम वहाँ पे अप्लाई करते थे, एक स्पेसिफ़िक तरीका था और यहाँ पे अप्लाई करने का, उसके ऊपर थोड़ी-सी आप क्विक अगर थोड़ी रोशनी डालें? जी, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि वहाँ जो हम 28 साल काम करते रहे और 28 साल के दौरान मैंने 3 जॉब्स मिडल ईस्ट में की और 1 पाकिस्तान, तो गोया 4। तो इसका मतलब है कम से कम 4 इंटरव्यूज़ तो मैंने दिए। 1 पाकिस्तान में और फिर 1 सऊदीया में, 1 बहरीन में, 1 यूएई में।
वो इंटरव्यू एक से थे। जैसा मैंने पाकिस्तान में दिया था उस तरह का इंटरव्यू वहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू की नौइयत कतन डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज़ होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल ये होती है कि आपका बिहेवियर वर्क प्लेस के ऊपर कोई डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि यहाँ वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि आपका इंसानों के साथ जो रवाबित हैं वो कितने अच्छे हैं, और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आप रिएक्ट कैसे करते हैं। तो वो बेसिकली आपको जो पूरा बिहेवियरल स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइकी है, उसको एनालाइज़ करती हैं वो। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन जब ज़ाहिर है हमने कॉप कोर्स कर लिया था तो हमें इसके बारे में बता दिया गया था पहले से, और उसकी ट्रेनिंग भी करा दी गई थी हमें। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि मिडल ईस्ट में ये था कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपके सामने जो शख्स बैठा होता है वो बेसिकली टेक्निकल आदमी होता है, जो कि आपसे आपके जो प्रोफ़ेशन है उसके बारे में ही सवाल करता है, अपने असेसमेंट करता है आपकी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू 2 मराहिल में होता है। पहले मरहले में जो ह्यूमन रिसोर्स के जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनके सामने जाते हैं आप, और वो आपसे यही जो ह्यूमन साइकी है, आपका जो वर्क प्लेस के ऊपर बिहेवियर हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, वो इस सब को वो रिव्यू करते हैं और उससे वो अंदाजा करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये किस तरह का शख्स है। रिएक्ट करते हैं और तो कैसे रिएक्ट वो करते इंटरव्यू जब आप पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो आपको एक दूसरी डेट देते हैं, जिसमें फिर आप उस शख्स से बात कर रहे होते हैं, जो कि आपकी फ़ील्ड का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो हमें यहाँ पे महसूस हुआ। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा थोड़ा-सा यहाँ पे रिज़्यूमे स्टाइल जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ईडीआई की बात होती है, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन की, तो एक चीज़ आपको शुरू में ही बताई जाती है कि आपने पिक्चर नहीं लगानी गल्फ़ में, और उन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड होता है कि आपके रीसेंट पिक्चर हो, जो है वो उसके अंदर एक एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि यहाँ पर उसको डिस्करेज किया जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल आपने व्यूअर्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, और बीइंग इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट एक्सपर्ट, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि किसी की भी लाइफ के अंदर इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मरहला होता है, ये लाइफ का सबसे बड़ा मरहला होता है। तो अगर आप किसी कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें तो सप्लीमेंट्री हैं कि आपने जॉब ढूँढनी है, या आपने घर ढूँढना है, या आपने नेटवर्क बनाना है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो ऑलवेज़ बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, बी होपफुल। अगर आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, जो एक बड़ा टारगेट है, तो ये बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेगमेंट जो था ये सेटलमेंट के ऊपर था। तो अब हम आगे मूव करते हैं जो आपकी करियर में तब्दीली और जो आपकी करंट प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी जो है ना वो मल्टीपल हैट्स पहनी हुई हैं, और कुछ का तज़किरा तो हमने कर लिया, और जो आपकी जो करंट प्रैक्टिस है, हम अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप काफ़ी अरसा टीवी पर भी काम करते रहे, इंश्योरेंस जो है वो एक आपका लाइफ लॉन्ग प्रोफ़ेशन रहा। तो अब ये एक जो नई ये तब्दीली है, ये किस तरह से आई और क्यों आई? इसके ऊपर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, सलमान भाई, एक पर्सनल चॉइस ही थी ये। हालाँकि इंश्योरेंस मेरा प्रोफ़ेशन जो है वो 28 इयर्स का रहा, और एक सैटिस्फाइंग एक प्रोफ़ेशन था मेरे लिए। सेल्फ सैटिस्फैक्शन मुझे इससे हासिल हुई। अ, सेल्फ एस्टीम भी हासिल हुई। अ, लेकिन यहाँ वो जॉब करने के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये 28 या 29 ईयर हो गए थे, कि शायद ये बहुत हो गया है। कि वो जो क्लॉक हुँ, है मेरी जो दीवार पे लगी हुई है, मैं उस क्लॉक का एक कैदी हो गया हूँ। वो क्लॉक जो है वो मुझे 9 टू 5 घुमाई चली जा रही है, घुमाई चली जा रही है, और मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो एक मेरे ज़हन में कुछ ख़्याल आया कि क्यों ना इस क्लॉक को तोड़ दिया जाए। सो सही है। फिर मैंने वाक़ई उस क्लॉक को तोड़ दिया, वो यूँ कि मैंने वो जॉब क्विट कर दी, और क्विट करने के बाद मेरा ख़्याल ये था कि मैं अब बिल्कुल एक डिफरेंट करियर शुरू कर दूँगा। उसमें एक थोड़ा-सा एक ऑप्शन ये भी था मेरे पास
कि क्योंकि मैं इंश्योरेंस में टेक्निकल साइड पे था। आई मीन माय जॉब वाज़ इन एंटायरली इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, नॉट इन द मार्केटिंग फील्ड और सेल्स फील्ड। तो एक ऑप्शन ये था कि अगर मैं 9 टू 5 के सर्किल से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं इंश्योरेंस में ही रहते हुए मैं मार्केट साइड पे आ जाऊँ। तो उसमें ये है कि आप अपने टाइम खुद मैनेज करते हैं और आपके अपने फाइनेंशियल टारगेट्स होती हैं उसके अंदर। एक तो ऑप्शन ये था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ख़्याल आया कि नहीं, मुझे एंटायरली कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर अगेन कोई 6-7 महीने का गैप आ गया और ड्यूरिंग दैट गैप आई वाज़ लिटरली डूइंग नथिंग। देयर वाज़ नो जॉब फॉर मी। उस दौरान मैंने फिर ये काम किया कि जो मेरे शौक हैं, जो मेरी हॉबीज़ हैं, जो मेरा पैशन्स हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी भी है, सिंगिंग भी है, तो मैंने कम्युनिटी में कुछ ग्रुप्स को जॉइन किया और ये शुरू कर दिया कि फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहा हूँ मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा बड़ा लोग मुझे जानने भी लग गए कम्युनिटी के अंदर और समहाउ मैं कनेक्ट हो गया एक ऐसे टीवी चैनल के साथ जो अभी न्यूली एस्टैब्लिश था और दे वर लूकिंग फॉर ए गाय हू कैन मैनेज देयर होल सिस्टम इन द स्टूडियो। सो मुझे कहा गया, मैं कहा ठीक है, ये चैलेंज है मेरे लिए, ऑल्दो कि आई एम नॉट फ़ैमिलियर विद द टीवी कैमराज़, रादर आई गो फॉर द स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी हमने फ़ोटोग्राफ़ी भी देखी है और आपके अंदर कंपोज़िशन का भी आइडिया क्लियर है, आपको फ़्रेमिंग का आइडिया भी क्लियर है एंड यू आर एबल टू डू दिस जॉब वेरी वेल। तो बहरहाल फिर वो जॉब मैंने जॉइन कर ली और फिर अगले जो 6 साल थे मेरे, वो फिर मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर गुज़रे एज़ ए टेक्निकल डायरेक्टर इन द स्टूडियो। तो आप चूँकि जानते ही हैं, आपका भी मैंने इंटरव्यू वहाँ पे, इंटरव्यू नहीं बल्कि आपके सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स में वहाँ रिकॉर्ड किए मैंने। तो मेरा काम एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एज़ ए बिल्कुल। ट्रेनर ट्रेनर फॉर द न्यू होस्ट, न्यू एंकर्स और उसके बाद फिर एडिटिंग और उसके बाद फिर उसको एयर करना। तो ये सारी जो चीज़ें थी, चूँकि टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है कि सिंगल हैंडेडली आदमी ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में कर सकता है, जो कि पिछले बिल्कुल। ज़माने में इसके लिए कोई 10-12 का स्टाफ चाहिए होता था आपको। तो बहरहाल वो बिल्कुल। एन्जॉय किया उस चीज़ को। उसमें कई आर्टिस्ट से मुलाकात रही जो पाकिस्तान या इंडिया से जो विज़िटिंग आर्टिस्ट थे, उनके साथ मुलाकात रही। उनके मैं खुद एक प्रोग्राम कंडक्ट करता था बाय द नेम ऑफ फनकार, तो जिसको मैं खुद होस्ट करता था। तो वो बहरहाल बहुत एन्जॉय किया। जी, आमिर भाई, हमने आपके मीडिया के जर्नी के ऊपर बात की और मैं खुद भी आपके साथ कुछ अर्सा काम करता रहा हूँ मीडिया इंडस्ट्री के अंदर और मैं आपका फ़ैन भी, इनफैक्ट अगर आप मुझे कहें कि आपके जो ये मल्टीपल हैट्स हैं, तो मैं सबसे बड़ा जो आपका फ़ैन हूँ, वो आपकी जो गुलकारी और जो आपकी अदबी एक शख्सियत है, मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो एक बड़ा अच्छा टाइम हमने गुज़ारा और इसी वजह से आज हम फ्रेंड्स भी हैं और ये सिलसिला चल रहा है। तो सुनने वालों के लिए और व्यूअर्स के लिए कि आपका जो अब एक फाइनल डेस्टिनेशन है कि आप मीडिया से रियल एस्टेट की तरफ आ चुके हैं। तो इसके ऊपर क्विकली अगर आप कुछ बात करना चाहें, तो प्लीज़? जी, बिल्कुल समीर भाई, असल में मीडिया में रहते हुए आपको एक अंदर जो आपका आर्टिस्ट बैठा होता है, उसकी तो बहुत तशफ़ी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये एक इन सम पॉइंट इन टाइम ये एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है आपके लिए। वो जो कहते हैं ना, हम आदी हो गए थे कि करियर पाथ जो है उसको लेके और उसमें आगे बढ़ते जाएँ, तो उसके इम्कानात जो हैं मुझे बहुत यहाँ लिमिटेड नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कि कम्युनिटी बेस मीडिया में काम मीडिया कर रहा है। था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सही कह रहे हैं। फिर फाइनली फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे रियल एस्टेट में आ जाना चाहिए और ये मेरा डिसीजन नहीं था। ये एडवाइस असल में मेरी फैमिली की तरफ से मुझे मिली थी। मेरी बेटी भी, मेरी वाइफ़ भी इस बात पे कन्विंस थी कि आई एम इन इस पोज़ीशन कि मैं लोगों से बात करके उनको कन्विंस कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए रियल एस्टेट का जो शोबा है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं 3 साल पहले रियल एस्टेट में आ गया और ये मेरी फुल टाइम जॉब है और यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। और एक जो बर्निंग क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आजकल हाउसिंग की ओवरऑल सिचुएशन क्या है? क्योंकि बहुत अजीबो-गरीब बातें भी सुनने को मिल रही हैं।
बायर्स के लिए भी और सेलर्स के भी आया ये बायर्स मार्केट है? ये क्या हो रहा है? क्या ये एक बबल था जो बर्स्ट हो गया है? और अब आगे आगे क्या होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल ये बबल तो नहीं था जो कि बर्स्ट हुआ हो। मेरे लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन है। कनाडा के अंदर रियल एस्टेट के अंदर साइकिल्स हैं, जो कि अगर आप देखें तो हर 5 साल के बाद एक साइकिल आता है। ऐसे ही साइकिल मैं एक मर्तबा पहले देख चुका हूँ, उसके बाद फिर डाउनफॉल और फिर ये 2022 का जो साइकिल जो एक पीक था, वो भी हम देख चुके हैं इसको। तो ये मेरे लिए एक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक नॉर्मल मार्केट है। आज की मार्केट को टेक्निकली स्पीकिंग हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इट्स ए बायर्स मार्केट, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में इन्वेंटरी मौजूद है, लेकिन बायर्स की तादाद कम है। जिसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि बायर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ज़्यादा इन्वेंटरी को देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। तो बस यही एक फ़र्क है और आप देखिएगा कि आप 1-2 साल के बाद फिर वो जो पीक जिसकी आप बात कर रहे थे, वो फिर एक ट्रेंड जो है वो सामने आ जाएगा। यानी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम होपफुल रहें कि 1 से 2 साल के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जी, जाएँगी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल और सेलर को तो अभी से होपफुल यूँ भी रहना चाहिए कि अगर वो अपने घर की स्टेजिंग अच्छी करते हैं, जो प्रेज़ेंटेशन है घर की वो अच्छी करते हैं और एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट से प्रोफ़ेशनल जो हो, उसके साथ अगर वो लिंक अप होते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आज भी उनका जो घर है, वो एक बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर बिक सकता है। सही है, यानी एक ये प्रो टिप है कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आप होपफुल रहें, पेशेंट रहें और दूसरा आपकी प्रेज़ेंटेशन मैटर करती है, कि आप उसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं और आपने प्रोफ़ेशनल बंदे को हायर भी करना है उसके लिए। तो बिल्कुल। चलें गुड टू नो। तो अब चूँकि हम न्यूकमर्स के लिए ही ये शो करते हैं और उन्हें गाइडेंस देते हैं, तो आप बीइंग अ प्रोफ़ेशनल इस फ़ील्ड से क्या उन्हें एडवाइस करेंगे कि जब न्यूकमर्स यहाँ आते हैं, तो उन्हें आकर फ़ौरन ही घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या वेट एंड सी और थोड़ा रेंटल मार्केट भी एक्सप्लोर करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मेरी अपनी जो स्टोरी है और जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं या आने से पहले भी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको मैं एडवाइस ये करूँगा कि वेट ना करें और फ़ौरन अपना घर जो है वो आने के 3, 4 या 6 महीने के अंदर वो खरीद लें। ये तो एक बहुत ही एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ जो इमिग्रेशन पॉपुलेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक जो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली जो लोग आते हैं, मेरा मशवरा यही होगा कि कम से कम पहले 1 साल या 2 साल तो वो रेंट के ऊपर रहें और होता भी यही है कि वो एक अपार्टमेंट है या एक बेसमेंट अपार्टमेंट है, वो रेंट पे ले ले लेते हैं। उसके बाद अपनी जॉब तलाश करते हैं, जॉब में जाते हैं और उसके बाद फिर वो इस काबिल होते हैं कि कुछ सेविंग करके डाउन पेमेंट के पैसे बना के 2 साल के अंदर वो अपने घर में मूव हो जाते हैं। इसमें मेरा चूँकि मुझे जब से मैं रियल एस्टेट में आया हूँ, इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि कई मेरा जो वास्ता पड़ा, वो न्यू इमिग्रेंट के साथ पड़ा, जिन्होंने अभी अपना मकान खरीदना नहीं था और वो खरीद भी नहीं सकते थे। लेकिन मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड करूँ। तो मैंने की और उससे फ़ायदा ये हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि नए आने वालों के लिए अपना जो एक रोड मैप है, वो किस तरह से बनाना है। इसके लिए मैं यूँ हेल्प करता हूँ कि मेरे पास टैक्स अकाउंटेंट और मेरे पास लॉयर, वो टीम अप हुए हुए हैं और जब कोई न्यू कमर आता है तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि सबसे पहली तो कोशिश करें कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, वो एक बहुत अच्छी मेंटेन हो। जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड लें, जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, आप बहुत ज़्यादा से सेलिंग और परचेज़िंग करें और उसके अंदर फिर आप टाइम पे अपने आउटस्टैंडिंग पे करते जाएँ। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मॉर्गेज के लिए लेंडर आपको क्वालीफाई करेगा, तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। यहाँ पे इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, जो न्यू कमर है, उनको कनेक्ट करवा लेता हूँ अपने टैक्स अकाउंटेंट के साथ और वो उनको कुछ टिप्स देते हैं इसके बारे में। इसी तरह से लॉयर है, लॉयर भी उनको कुछ एडवाइसेज़ ऐसी करता है कि जिसकी वजह से वो अगले 3, 4 या 5 साल का प्लान जो है, पहले से तैयार कर लेते हैं। और फिर यही होता है कि मैं उनको इनिशियली तो रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी दिलाता हूँ
और फिर ग्रेजुअली 1 साल या 2 साल के पीरियड के अंदर मैं उनको उनके अपने घर में मूव करवा देता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं एज़ ए रियल्टर न्यू कमर को सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई बिल्कुल आपकी सर्विसेज भी और स्पेशली जो क्रेडिट हिस्ट्री बनाना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कनाडा में, तो ये आपकी एज अ न्यू कमर आने के बाद टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसमें एक और फिर सवाल ज़हन में आता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जीटीए के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है कि जितने भी न्यू कमर्स आते हैं वो सारे के सारे कोशिश करते हैं कि वो जीटीए के अंदर ही आ जाएँ, और हम देखते हैं कि 50% ऑफ कनाडा जो है, कनाडा की आबादी, वो सिर्फ़ यहीं पर है जीटीए में ही। तो आप समझते हैं कि अगर ये रुझान थोड़ा-सा चेंज हो और न्यू कमर्स जो छोटे सिटीज़ जो हैं या थोड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर अगर वहाँ जाएँ, तो उन्हें वहाँ पे सस्ती हाउसिंग भी मिल सकती है और वो इसमें हाउसिंग मार्केट के अंदर जल्दी एंटर हो सकते हैं। आपका क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बयान किया। हालाँकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जब से मूव हुआ हूँ, मैं यहीं जीटीए में ही मूव हुआ हूँ और मैं यहीं पे रह रहा हूँ। लेकिन ये है कि दूसरे प्रोविंसेस भी मैंने एक्सप्लोर किए हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या सिटी ऑफ वैंकूवर, क्योंकि वहाँ भी घर उतने ही महँगे बल्कि यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा है। थोड़ी-सी ज़्यादा ही महँगे हैं। बिल्कुल, तो विद द बिल्कुल। एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मेरे ख़्याल है लोगों को दूसरे प्रोविंसेस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पे आपको हाउसिंग सस्ती मिल जाएगी, रेंटल बहुत कम है वहाँ पे और जॉब अपॉर्च्युनिटी भी वहाँ पे हैं जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ आने से पहले। तो बिल्कुल मैं इसकी फ़ेवर में हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, ये ऑप्शंस जो हैं, ये न्यू कमर्स को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि कनाडा इज़ नॉट अबाउट जीटीए। कनाडा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, और इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, ये एवरीवेयर हैं। तो आप अपनी ऑप्शंस ओपन रखें और दूसरे एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें। तो आमिर भाई, ये थी कुछ हकीकतें हाउसिंग मार्केट की और आपकी करंट प्रैक्टिस के ऊपर भी। तो मैं क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले, ना चाहते हुए भी जो है वो आपका एक जो फ़न है अदबी और गुलूकारी से रिलेटेड, तो उसको टच किए बगैर रह नहीं सकता। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आप कोई कुछ गुनगुनाना चाहें या कोई शेर सुनाना चाहें, व्हाटएवर यू लाइक, तो प्लीज़। अभी अगरचे गला इतना ठीक नहीं है, वो माहौल भी नहीं है। लेकिन ये है कि एक शेर जो मुझे एकदम से याद आया, एक गाना ही है वो, इसका इब्तिदाई शेर मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी वो जो न्यू कमर है, न्यू लैंडेड इमिग्रेंट है, ये शेर भी उनके साथ रिलेट कर जाता है। तो मैं सुनाता हूँ। जी। एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। थैंक यू। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, क्या बात है। ये हमेशा ही एक जो आपके साथ जब भी बात होती है, तो ये अदबी जब तक उसके अंदर जो है ना, ये झलक नज़र ना आए या वो डिस्कशन में ना आए, तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है ना, इसका फ़ायदा उठाया जाए आज की नशिस्त को जो है ना, वो यादगार बनाने के लिए। तो बहुत शुक्रिया। तो इसको कोरिलेट भी करते हैं कि बिल्कुल जब आप न्यू कमर्स आते हैं, तो सबसे पहला चैलेंज जो उनका होता है कि वो आशियाना ढूँढना ही होता है, और फिर आइसोलेशन एक दूसरा चैलेंज होता है। लेकिन आप अपने आप को आइसोलेटेड फ़ील ना करें, क्योंकि आजकल जैसे कि अमर भाई ने भी बताया कि 21st सेंचुरी के इस जदीद दौर के अंदर अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से भी और सेटलमेंट और रीसेटलमेंट के अंदर। तो आपको इसमें आइसोलेटेड फील नहीं होना चाहिए। आप अपना नेटवर्क बनाएँ, अपने दोस्त बनाएँ, आप अपने एरिया में कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर जाएँ, वहाँ से मालूमात लें। आप लाइब्रेरीज़ के अंदर जाएँ, वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड मिलेंगे, वहाँ बहुत सारी नई-नई चीज़ें आपको मिलेंगी, नए-नए कोर्सेज़ मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें आपका न्यूकमर जर्नी आसान बनाने के अंदर हेल्पफुल होंगी।
तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। आई होप के न्यू कमर्स के लिए ये एक फ्रूटफुल एपिसोड रही होगी। तो बिफोर वी कंक्लूड, आखिर में आमिर भाई आप कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल मशवरा, एक्सपीरियंस न्यू कमर को देना चाहें कि जो अगर अगर खुद भी आप अगर दोबारा से स्टार्ट करें, तो वो क्या एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है या न्यू कमर्स क्या कर सकते हैं? एक चीज़ जो मेरे ख़्याल है रह गई है इस बात में जो कि मैंने खुद प्रैक्टिस की थी कि जब मेरा फ़ाइल जो है केस है वो इन प्रोसेस था इमिग्रेशन के लिए, तो वो उस वक़्त 3 साल का एक लगभग पीरियड होता था। उस 3 साल में मैंने बेतहाशा नेट के ऊपर से कनाडा के बारे में मालूमात इकट्ठी की, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, यहाँ की लाइफ़स्टाइल के बारे में हो, यहाँ के कल्चर के बारे में हो और फिर एक मुझे शौमिया किस्मत के एक अच्छा वेबसाइट मिल गया, फ़ोरम मिल गया एक जिसमें जो न्यू इमिग्रेंट थे, जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी थी और वो लोग जो माइग्रेट होके अब यहाँ पे सेटल हो गए थे, वो सारे इसके मेंबर थे। तो वहाँ पे कई खदशात, कई क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आते थे, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता था, तो उस वेबसाइट पे जो सीनियर पार्टिसिपेंट थे, उनको मैं थ्रो करता था और वहाँ पे मुझे बहुत से जवाब मिल जाते थे। तो मैं यही मशवरा दूँगा न्यू कमर्स के लिए कि व्हाइल उनका केस प्रोसेस में है, वो कनाडा के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर लें। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी आपने प्रो टिप दी कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं कि जो आप लोग इवन कनाडा आने से पहले जॉइन कर सकते हैं और ये आपकी प्री एंड पोस्ट लैंडिंग के जर्नी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वेरी वेल सेड। तो आमिर भाई, आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप व्यूअर्स के लिए और सुनने वालों के लिए थोड़ा-सा बता दें कि अगर लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जी, बिल्कुल एज़ ए रियल्टर मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और यही फ़ोन नंबर मेरा व्हाट्सएप भी है। और इसी पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 647-870-8844 और न्यू कमर के लिए वेलकम और मेरी कोई फ़ीस नहीं है न्यू कमर के लिए, इट्स एंटायरली फ्री सर्विस और वो आएँगे उनके जो सेटलमेंट के दौरान में रियल एस्टेट के ताल्लुक से उनकी जो भी हेल्प है, वो मैं सबके दिल से करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमर भाई। और ये था द कैनेडियन जर्नी विद मियां समैर, पावर्ड बाय वॉइसेस ऑफ ग्लोब। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें फॉर एनी सजेशंस और एनी कोलैबोरेशंस, तो आप voicesofglobe@gmail.com पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये एपिसोड आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए आने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इस पॉडकास्ट को द कैनेडियन जर्नी विद मियां समैर एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न म्यूज़िक और डीज़र पर भी सुन सकते हैं। आई होप कि आज की एपिसोड कुछ नया आपके लिए लेकर आई होगी। तो प्लीज़ जॉइन अस इन दिस जर्नी सो दैट वी कैन हेल्प न्यूकमर्स टू कनाडा, एंड थैंक यू सो मच।